कृषि विपणन या कभी कभी एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए कृषि विक्रय भी लिख देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। विपणन का मतलब माल को बेचना ही होता है, लेकिन विपणन एक बहुत ही ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे कृषि विपणन बोले या कृषि विक्रय बोले, ये एक ही चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कृषि विपणन का मतलब क्या होता है। तो मैंने बोला कृषि विपणन का मतलब केवल किसान को अपनी फसल को बेचने से नहीं है, कि किसान को अपनी फसल को बेचना है। ये एक बहुत ही ज़्यादा क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि भाई ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा व्यापक शब्द है। ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत बहुत सी क्रियाएं आती हैं, जैसे पदार्थों का एकत्रीकरण करना, श्रेणी करना, संग्रहण करना, परिवहन करना और विपणन के लिए वित्त प्रदान करना, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना तथा इन संपूर्ण क्रियाओं में जोखिम उठाना आदि शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब एक किसान अपनी फसल को उगाता है, उगाने के बाद जब वो प्रॉपर बन जाती है तो उसको एकत्रीकरण का मतलब क्या होता है? एकत्रीकरण का मतलब होता है एक होता है भूसा और एक होता है दाना। तो भूसे को दाने से अलग करना एकत्रीकरण कहलाता है। श्रेणी विभाजन का मतलब होता है ग्रेडियन करना। ग्रेडिंग का मतलब होता है अब अच्छी फसल है तो उसकी कैटेगरी अलग, थोड़ी सी लो है तो उसकी कैटेगरी अलग, उससे भी ज़्यादा लो है तो उसकी कैटेगरी अलग। मतलब क्वालिटी के अनुसार फसल का क्या करना? ग्रेडिंग करना। संग्रहण करना, अपनी फसल को तब बेचना जब उसके अच्छे दाम मिले। परिवहन, विपणन मतलब फसल को जहाँ पे फसल के अच्छे दाम मिलने हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए जितने भी क्रियाएं की जाती हैं, और विपणन के लिए जितना भी पैसा दिया जाता है, और सारी की सारी चीज़ें जो अपने माल को उगाने से लेके उसको उसको बेचने तक जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, सब कृषि विपणन के अंदर आती हैं। कृषि विपणन का मतलब केवल ये नहीं है कि अपने माल को बेच देना। कृषि विपणन का मतलब एकत्रीकरण है, श्रेणीयन है, संग्रहण है, परिवहन है और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना। ये सारी की सारी चीज़ें कृषि विपणन के अंदर जो है आती हैं, ताकि एक किसान को अपनी फसल के जो हैं अच्छे दाम जो हैं वो प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले तो आपको कृषि विपणन का मतलब पता होना चाहिए। फिर कहता है कि भाई कृषि विपणन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं किसान उन्हें अभी कैसे कैसे बेचता है, कहाँ कहाँ पे बेचता है, किस किस के माध्यम से अभी वो बेचता है। कृषि पदार्थों के विपणन की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसका मतलब है किसान अपनी फसल को कैसे कैसे और कहाँ कहाँ बेच रहा है। पर पहले हम ज़रा विशेषता की बात करते हैं कि भाई एक अच्छा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के लिए क्या क्या फ़ीचर जो हैं होने चाहिए। कि भाई कम कब बोलेंगे कि भाई इस देश के अंदर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है। सिंपल सी बात है, किसानों को फ़ायदा होना चाहिए। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे किसानों को फ़ायदा हो, किसानों को अपनी उपज के अच्छे दाम मिल सकें। तो वो सारी की सारी फैसिलिटी उस सिस्टम के अंदर जो है होनी चाहिए। तो वो कौन कौन से फीचर होंगे जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को अच्छा बनाते हैं? सबसे पहले तो विक्रेताओं की अच्छी आर्थिक स्थिति जो है होनी चाहिए। विक्रेता कौन होता है? विक्रेता होता है सेलर, जो माल को बेच रहा है। और हमारी स्थिति में कौन है? वो किसान। किसान की आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि वह अपनी उपज को कुछ समय तक अपने पास रख सके। इसका मतलब ये है, आर्थिक स्थिति का मतलब होता है कि वो बेचारा बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होना चाहिए कि भाई ये मैंने फसल उगाई और इसको अभी बेच, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी ठीक होनी चाहिए, मतलब उसके पास अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसे होने चाहिए। फसल को तब बेचे जब उसकी फसल के अच्छे दाम मिल रहे हों। ऐसा नहीं उगाई और जो मर्जी, पैसे नहीं थे घर में, जो मर्जी करा बेच दिया, अच्छी खासी फसल को कम दामों में बेच दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान की आर्थिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, उसके पास अपने परिवार के पालन पोषण के लिए पैसे होने चाहिए, ताकि वो अपनी फसल को तब बेच सके जब उसको अपनी फसल के अच्छे दाम मिल सके। अपने पास कुछ समय तक रखे भंडार के अंदर, जब अच्छे पैसे मिलेंगे तो बेच देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। भंडारों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे किसान अपनी फसल को रख सके, और जब अच्छे दाम मिल सके तो उचित समय आने पे जो है क्या कर सके, अपनी फसल को बेच सके।
बाज़ार का उसको जो है विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक मार्केट की ही नॉलेज नहीं होगी तो वो कैसे अपनी फसल को अच्छे दामों पे बेच सकेगा। तो किसानों को जो है बाज़ार में क्या भाव चल रहा है इस बात का प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कोई भी उसकी फसल को कम दामों में ना खरीद सके। ताकि कोई मान लो कोई बायर उससे अगर ख़रीद रहा है तो मार्केट में कोई और भाव चल रहा है, पता चला उसने कम भाव में अपनी फसल को बेच दिया तो उसको घाटा हो जाएगा। तो इस तरीके के घाटे से बचने के लिए उसको मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। नियंत्रित मंडियों का पास में होना, जो मंडियाँ होनी चाहिए वो गांव के बहुत ही ज़्यादा पास होनी चाहिए, ताकि आने जाने में टाइम कॉस्टिंग वगैरह जो है, अब भाई खुद को जाना है वो तो ठीक है, लेकिन माल भी तो लेके आना है ना इतना जो प्रोडक्शन करी है। तो मंडियाँ जो होनी चाहिए वो गांव के बहुत ही ज़्यादा नियर बाय होनी चाहिए, इतनी दूर नहीं होनी चाहिए कि परिवहन वगैरह की कॉस्टिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा है या टाइम उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लगे। गाँव के निकट जो है बाज़ार और मंडियाँ इस्टेब्लिश होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि एक मार्केटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वस्तु की किस्म का अच्छा होना, इसका क्या मतलब होता है कि जो भी वस्तु विक्रय की जाए वह शुद्ध तथा उत्तम हो, मतलब कि जो फसल है वो अच्छी क्वालिटी की हो, जो किसान बेच रहा है वो अच्छी क्वालिटी की हो। और अच्छी क्वालिटी की कब होगी, जब उसके अंदर अच्छे बीज, अच्छे खाद, अच्छे उर्वरक, अच्छी ग्रेडिंग, ये सब चीज़ें जब अच्छी तरीके से की जाएंगी तो सिंपल सी बात है रिज़ल्ट भी आपको जो है अच्छा ही मिलेगा। अगर आप अच्छे बीज, अच्छी खाद, अच्छी उर्वरक और अच्छी तरीके से ग्रेडिंग वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो भाई आपकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। मध्यस्थों की अनुपस्थिति होनी चाहिए, मीडिएटर उसमें नहीं होने चाहिए मार्केटिंग सिस्टम में। किसान और उपभोक्ता इन दोनों के मध्यस्थों की संख्या जितनी कम हो, मीडिएटर जितने कम हो उतने कम होने चाहिए, जिससे उपभोक्ता की जेब से जो पैसा निकलता है वो उत्पादक की जेब में जो है वो सीधा जाए, और जो है उपभोक्ता को भी सस्ता पड़े और उत्पादकों को भी किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। मध्यस्थों का मतलब होता है मीडिएटर, जो बीच में दलाल होते हैं, जो बीच में ब्रोकर होते हैं, जो किसानों की फसल को बिकवाते हैं और बीच में अपना कमीशन मारते हैं, उसको जो है मध्यस्थ कहते हैं, मीडिएटर कहते हैं। तो ये या तो होए ना तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट ही किसान बायर को बेच सके तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन अगर हो तो भाई एक दो से ज़्यादा ना हो। और यातायात की उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर किसान को जो है अपनी फसल की दाम किसी दूसरी जगह पे अच्छे मिल रहे हैं तो भाई वो जो है वो अपनी फसल को कैसे लेके जाएगा, इतना सारा माल ट्रेन से किसी चीज़ से तो लेके जाएगा ना। तो अगर किसी दूसरी प्लेस पे उसको अच्छे दाम मिल रहे हैं तो यातायात की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो कम से कम कॉस्टिंग में और जल्दी से जल्दी जितने भी जहाँ पे भी उसको अपना माल लेके जाना है वो जो है वहाँ पे लेके जा सके। इसके अलावा और अन्य विशेषताएं यहाँ पे दर्शा रहा है कि यहाँ पे जो है कृषि ये आप चाहो तो इतना छोड़ सकते हो, विशेषता इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 7 विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है जो एक अच्छी मार्केटिंग सिस्टम के अंदर जो है होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती क्या है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक बहुत ही ज़्यादा वाइडर टर्म है जिसमें किसान अपने उत्पाद का क्या करता है, एकत्रीकरण का मतलब मैंने बोला भूसे से दाने को अलग करता है, ग्रेडिंग करता है, संग्रहण करता है, परिवहन करता है और बस अपने फसल को तब बेचता है जब अपनी फसल के अच्छे दाम मिल सके, उसको जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है और इसी को ही कृषि विक्रय भी आप कह सकते हो। एक अच्छे कृषि विपणन के लिए, अच्छे मार्केटिंग सिस्टम के लिए उस मार्केटिंग सिस्टम में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए ये हमने यहाँ पे पढ़े थे। विक्रेता मतलब कि किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, किसान को बाज़ार का ज्ञान होना चाहिए, मंडियाँ आसपास होनी चाहिए और जो फसल है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मीडिएटर नहीं होने चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए ताकि अगर किसी दूसरे प्लेस पे उसको अच्छी फसल के दाम मिल रहे हैं तो वो वहाँ पे लेके जा सके। अब हम क्वेश्चन ये है कि किसान अभी किस तरीके से अपनी फसल को बेचता है, किस को बेचता है, कैसे कैसे बेचता है, कैसे अपनी फसल को बेचता है। तो कह रहा है भारत में किसान अपनी उपज जो है वो निम्न ढंग से बेचता है। सबसे पहले बेचता है गांव में बिक्री। भारत में कृषि उत्पादन का अधिकांश भाग गांव में ही बेच दिया जाता है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि कुल फसल का लगभग 65% भाग की उत्पत्ति के स्थान पर बेच दिया जाता है।
मतलब कि अगर टोटल 100% की प्रोडक्शन हुई है तो इसमें से 65% तो गांव में ही बेच दिया जाएगा। इसमें से 15% भाग गांव के बाज़ार में और 14% व्यापारी कमीशन और एजेंट और 6% अन्य पद्धतियों से बेचा जाता है। मतलब मेजर पोर्शन जो है वो गांव में ही बिक रहा है। कह रहा है ग्रामीण बाज़ार में फसल की बिक्री 3 तरीके से होती है। गांव के विशिष्ट अथवा साप्ताहिक बाज़ारों में, जैसे किसने यहाँ पे बोला कि भाई 65% जो है वो तो गांव में बेच दी जाती है, लेकिन 15% गांव के बाज़ार में। गांव का बाज़ार क्या होता है और गांव के बाज़ार में कैसे बेची जाती है फसल को, तो ये यहाँ पे गांव के बाज़ार के बारे में बता रहा है। जो 15% फसल बिकती है या तो किसी पर्टिकुलर डे पे या वीकली बाज़ार लगता है तो उसमें बेच दी जाती है, या गांव के महाजन और साहूकार को बेच दी जाती है जिससे वो ऋण लेता है, या गांव में भ्रमण करते व्यापारी और कमीशन एजेंट को, या गांव में कहीं घूम रहे हैं कोई व्यापारी मिल गया कि हाँ जी मेरे पास फसल रखी है, माल रखा है, बताओ ख़रीदोगे तो इस तरीके से गांव के बाज़ार में अपनी फसल को बेच दिया जाता है। प्राय गांव में बिकने वाली फसल का किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता, परंतु अनेक किसानों को इस बात के लिए विवश करते हैं कि वे अपनी फसल गांव में ही बेच दें। गांव में फसल की बिक्री के निम्न कारण उत्तरदायी हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं किसान ऐसा, क्या दिक्कत क्या आ रही है उनको कि वो जो है अपनी फसल को गांव में बेच रहे हैं। मेजर पोर्शन 100 में से 65% गांव में ही बेच रहे हैं। तो भाई क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो यही जो पॉइंट्स हैं बेटा, यही सब अभी आगे भी आएंगे। सबसे पहली बात कह रहा है बाजार योग्य अतिरिक्त का कम होना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मार्केटेबल सरप्लस का मतलब ये होता है कि बेटा जितनी टोटल प्रोडक्शन करी है, उस दिन भी मैंने आपको बताया था बिक्री योग्य अधिक्य भी कहते हैं इसको। जितनी प्रोडक्शन उसने करी है उसमें से, जैसे मान लो 10 टन की प्रोडक्शन हुई है, उसमें से उसे खुद कितना कंज्यूम करना है, मान लो 7 टन करना है, तो 3 टन अब भी बच गया। वो 3 टन बाज़ार में बेच सकता था, लेकिन कह रहा है ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रोडक्शन कम होती है, मार्केटेबल सरप्लस नहीं बच पाता। यातायात के साधनों का अभाव है, किसान ऋणग्रस्त रहते हैं मोस्टली 12 के 12 महीने, इसलिए अपनी फसल को महाजन साहूकारों को बेच देते हैं। गोदाम अवेलेबल नहीं है, फसल रखेगा कहाँ, चल ठीक है रख लेंगे, लेकिन रखेगा कहाँ, गोदाम भी तो होने चाहिए। ज्ञान का अभाव है, किसानों को अशिक्षित होते हैं, मंडियों में बेईमानी होती है, कम तोल मोल तराजू में गड़बड़ी कर देते हैं, तो नॉलेज की लैक ऑफ नॉलेज और निर्धनता, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। यही सब रीज़न बेटा भी आगे भी आएंगे जब अभी ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भाई किसान अभी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है। तो ये बेटा बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं, यही सारी चीज़ें आगे आएंगे जिसकी वजह से किसान बेचारा मजबूर होकर अपनी फसल को जो है गांव में ही बेचना ज़्यादा अच्छा समझता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, यही सेम पॉइंट आप आगे भी लिख सकते हो, सेम यही चल जाएंगे। तो सबसे पहला तो किसान अपनी फसल को भाई गाँव में बेच रहा है, दूसरा मंडियों में बेच रहा है। भारत में लगभग 3300 मंडियां हैं। जो किसान अपनी फसल गांव में नहीं बेचते वो मंडियों में अपनी फसल बेच देते हैं। भारत में 2 प्रकार की मंडियां पाई जाती हैं, नियमित और अनियमित। नियमित मंडियां प्राय निजी व्यक्तियों, संस्थाओं और मंडालों द्वारा संचालित होती है। निजी, इसका मोटिव होता है लाभ कमाना। और जो अनियंत्रित मंडियां होती हैं जहां उनका प्रबंध निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, प्राय सभी प्रकार की अनियमितताएं होती है और मध्यस्थ फसल का अधिकांश भाग हड़प लेते हैं। मीडिएटर इस मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या लिखा हुआ है, किसानों का पागल बना देते हैं। मीडिएटर बेचते कुछ हैं और मोस्ट मेजर पोर्शन क्या कर लेते हैं एज अ कमीशन। भाई मैंने बोला मीडिएटर है तो अपनी कमीशन लेगा ना, तो कमीशन के बेस पे अगर वो फसल को रखना चाहते हैं तो मेजर पोर्शन अपने पास रख के किसानों को बहुत ही कम भाग जो है वो बेचते हैं। तो यहाँ पे बेच देते हैं वो, जो किस गांव में नहीं बेचते। और लास्ट अपना वो बेचते हैं सहकारी समितियों द्वारा विक्रय। देश में कृषि उपज की बिक्री की दृष्टि से सहकारी विपणन समितियों की स्थापना की गई है, जो अपने सदस्यों के कृषि उत्पादन को एकत्रित करके उसे बड़ी मंडियों में बेचती है। कृषि सहकारी विपणन समितियां क्या होती हैं बेटा, सहकारी विपणन समितियां जो है सरकार द्वारा इस्टेब्लिश की गई हैं ताकि किसान अपनी फसल को अच्छे से अच्छे दामों पे बेच सके। सहकारी विपणन समितियां क्या होती हैं इसको ज़रा समझिए। एक मान लीजिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो किसान इसका मेंबर बनता रहेगा
जो किसान इसका मेंबर बनता रहेगा, तो इसके मेंबर बनने से क्या फ़ायदा होता है, इसके मेंबर बनने से फिर यही सोसाइटीज़ क्या करती हैं, यही सोसाइटीज़ किसानों को उसकी उपज के अच्छे दाम दिलवाती है। तो सारे जितने भी इसके सदस्य होंगे, मान लो एक सोसाइटी है, उसके अंदर 10 किसान हैं, 10 उसके मेंबर हैं, और एक किसान की 10 टन की प्रोडक्शन है, तो 10 किसानों की 100 टन की प्रोडक्शन हो गई, तो मिल गए सब ने अपनी प्रोडक्शन को एक कर लिया, तो क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई, तो इससे बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा हो जाती है, इससे कि ये बड़ी मंडियों में, बड़े मार्केटों में इनकी फसल को अच्छी कीमतों पर बेच के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाती है। तो सबसे अच्छा जो स्टेप है बेचने का, वो सहकारी विपणन समितियाँ होती हैं, ठीक है। ये किसानों को गाइड भी करती हैं, स्टोरेज की फैसिलिटी भी देती हैं, सब कुछ देखती है कि कम तोल मोल तराजू में कोई दिक्कत, सही भाव किसानों को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, किसी तरीके की कोई गलत चीज़ तो नहीं की जा रही है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। तो बेसिकली, और लास्ट है सरकार द्वारा क्रय, वो तो पता ही है हमें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार क्या कर लेती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे भी सरकार जो है इसको ख़रीद लेती है। तो यहाँ पे जो है किसान बेसिकली अपनी फसल को 4 लोगों को बेच रहा है, गांव में, मंडियों में, और सहकारी विपणन को और सरकार को। तो ये पहला क्वेश्चन है कि कृषि विपणन क्या होता है, उसके फीचर्स बताइए, एक अच्छे मार्केटिंग सिस्टम में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, और अभी किसान अपनी फसल को कैसे कैसे बेच रहा है। अब जो क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब है कि भारत में कृषि विपणन की मुख्य समस्याएं क्या है, समस्याएं, दोष, कठिनाइयां, समस्याएं एक ही चीज़ है, कमियां भी कह सकते हो, और उन्हें सुधारने के लिए क्या क्या सुझाव देंगे, सरकार उसकी तरफ क्या एक्शन ले रही है। तो सबसे पहले कह रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने अभी आपको जो बताया था ना, ये वाले पॉइंट भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको वहाँ से कोई अलग से कुछ याद नहीं करना, ये भी सारे के सारे लिख सकते हो बेटा आप। तो और यही लिखे हुए होंगे यहाँ पे भी, बस पॉइंट का उल्टा सीधा लिखा हुआ होगा, लेकिन लिखे यही हैं। जैसे देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, मध्यस्थों की अधिकता, मीडिएटर इतने ज़्यादा हैं कि वो अपनी कमीशन के तौर पे किसानों की फसल को हड़प लेते हैं। किसानों के पास बचता ही कुछ नहीं है कि जिससे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो मिल सके। तो मीडिएटरों की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। कृषि उपज की घटिया किस्म, इसका मतलब क्या है, भारत में कृषि उपज प्राय घटिया किस्म की होती है, क्योंकि किसान कृषि का परंपरागत कार्य समझकर करता है और उपज की किस्म पर ध्यान नहीं देता। मतलब कि जो फसल की जो क्वालिटी है ना, वो इतनी अच्छी नहीं होती है कि उसको अच्छे दाम मिल सके अपनी फसल के। और क्वालिटी क्यों ख़राब होती है, क्योंकि उसकी जो थिंकिंग है वो परंपरागत है, वही पुराने इनपुट गोबर वगैरह और वही ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, इन सब पे डिपेंड रहता है। वो एक उसको परंपरागत कार्य समझ के करता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं लेता। तो वो सोचता है ठीक है, जैसा चल रहा है होने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से उसको अपनी उपज के अच्छे दाम जो है, अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता। उपज की अच्छी किस्म ना होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अच्छी खाद और उर्वरक का यूज़ ना करना, पुराने तरीके से खेती करना, सिंचाई का अभाव, और फसलों का कटाव सही तरीके से नहीं होना, ग्रेडिंग सही तरीके से ना होना। तो वो, और कृषि पदार्थों में धूल, मिट्टी, कीड़े, कड़कट, इन सब का मिल जाना या नमी का आ जाना, इस वजह से फसल क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और किसानों को अपनी फसलों के अच्छे दाम नहीं मिल पाते। अगर वो इस चीज़ को ठीक करे, कि किसान का ही गलती है ये, अगर इस चीज़ को वो ठीक करे तो उसकी उपज की क्वालिटी अच्छी होगी और उसको अपनी फसल के अच्छे दाम मिल सकेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम किसान फेस कर रहा है वो है कृषि उपज की घटिया किस्म, दूसरा है मीडिएटर बहुत ज़्यादा हैं, और तीसरा है संगठन का अभाव। संगठन के अभाव का क्या मतलब होता है, भारत में कृषक प्रतिवर्ष लगभग 6700 करोड़ रुपए के कृषि पदार्थों का विक्रय करते हैं, परंतु फिर में उनमें संगठन का अभाव है, जबकि क्रेता पूर्ण रूप से संगठित होते हैं। अंततः असंगठित कृषक अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त जो है नहीं कर पाते हैं। इसका कहने का ये मतलब है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि एक होते हैं संगठित क्षेत्र और एक होते हैं असंगठित क्षेत्र।
संगठित के अंदर सब मिलजुल के ये समझ सकते हो, और असंगठित का मतलब है कि वो अकेला है। अब हर किसान अपनी फसल को क्या करता है, इंडिविजुअली बेचते हैं, जबकि क्रेता वो एक होते हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी फसलों के अच्छे दाम जो है वो नहीं मिल पाते। ग्रेडिंग नहीं करते हैं, अपनी फसल को अच्छी क्वालिटी की फसल को अच्छी क्वालिटी में रखे, बेकार क्वालिटी को बेकार क्वालिटी में रखे। यातायात का भाव देख लो, सारे यही पॉइंट हैं यहाँ पे जो लिखे हुए थे। यातायात का भाव लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रेडिंग लिखा हुआ है, सारे पॉइंट आप वो वाले लिख सकते हो जो आपने वहाँ पे पढ़े हैं। और गोदामों की व्यवस्था नहीं है, ये देख लो, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, गोदामों की व्यवस्था नहीं है। भाई गोदाम होते तो वहाँ पे रख के जब अच्छे दाम मिल रहे होते तब बेच देते। तो आप वो वाले 5 पॉइंट लिखना चाहते हो वो वाले भी लिख सकते हो। अदरवाइज़ और बाज़ार में प्रचलित बुराइयां तथा अनुचित कटौतियां, अनियमित मंडियों में और कभी कभी नियमित मंडियों में भी विविध प्रकार की कुचाले और बेईमानियां पाई जाती हैं। शाही कृषि आयोग के शब्दों में मंडियों में प्रचलित कपटपूर्ण पद्धतियां किसी भी प्रकार की खुली चोरी से कम नहीं है। मतलब कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किसान अपनी फसल को नियमित और अनियमित मंडियों में बेचता है, ठीक है, लेकिन इन मंडियों के अंदर किसानों के साथ जो है गलत किया जाता है, कम तोल मोल किया जाता है, तराजुओं में दिक्कत है, ठीक है। अब अच्छी फसल के कम दाम दिए जाते हैं, तो खुलेआम क्या होती है, खुलेआम जो है चोरियाँ होती है, जिसको किसान जो है समझ नहीं पाता है। तो ये अगली प्रॉब्लम किसान फेस करता है। वो बेचारा अनएजुकेटेड बंदा, इतना उसको नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो मंडियों के जो मालिक होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और कीमतों के बारे में जब उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि क्या प्राइस चल रहा है, किस प्राइस पे मेरे को अपनी फसल को बेचना चाहिए, किस पे नहीं बेचना चाहिए, क्या किसी दूसरी जगह पे मेरे को मेरी फसल के अच्छे दाम मिलने या नहीं मिल रहे। यातायात, परिवहन, संचार सुविधाओं के अभाव व शिक्षा के कारण किसान मंडी में प्रचलित और संभावित कीमतों की सूचना नहीं रखते, जिससे क्या करते हैं व्यापारी और महाजन, वो क्या करते थे, वो चल कुछ और रहा होता है, और उनको व्यापारी और महाजन झूठी सूचनाएं देकर उन्हें क्या कर लेते हैं, ठग लेते हैं। मतलब मान लीजिए कि भाई दाम चल रहा है, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए 10 रुपये 1 किलो के, ठीक है, और वो क्या बोलेगा, अब 3 रुपये 4 रुपये चल रहा है, कहाँ चल रहा, मार्केट कुछ बंद पड़ी है, ठप पड़ी है, माल कहाँ चल रहा है, मंदी चल रही है। ऐसे करते हैं सब, काम कहाँ चल रहा है यार, काम ही कहाँ चल रहा, जबकि काम सही चल रहा होता है। लेकिन किसानों को कहाँ पता कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसके पास तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है हर चीज़ की, जिसकी वजह से उसको अपनी फसल के अच्छे दाम जो है वो नहीं मिल पाते। तो भाई ये तो दिक्कत है, उन्हें सूचनाओं का अभाव है, मंडियों में दिक्कत है, चालबाजियाँ हो रही है मंडियों के अंदर, गोदाम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ग्रेडिंग नहीं है, मीडिएटर बहुत ज़्यादा हैं, और क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है। ये सब प्रॉब्लम किसान जो है फेस कर रहा है। तो इसको दूर करने के लिए करे क्या? अबे भाई सिंपल सी बात है, जो प्रॉब्लम है वही तो दूर करनी पड़ेगी। क्वालिटी ठीक करो, मध्यस्थों को दूर करो, अच्छी तरीके से ग्रेडिंग करो, यातायात के साधनों को लाओ, गोदामों की व्यवस्था करो, मंडियों को जो है इसकी तरफ एक्शन लीजिए, और कि सरकार किसानों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए। जो प्रॉब्लम है उन्हीं को तो दूर करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम पढ़नी है, समाधान क्या होंगे तो भाई अब यहाँ पे लिखे हैं, अब देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं सुधारने के सुझाव। तो भाई ये सब सुझावों में क्या लिखा हुआ होगा, वो वही तो लिखा होगा जो प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात है कि कृषक को महाजन और साहूकार के चुंगल से फंसने के लिए सस्ते ब्याज दर पर वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। भाई वो अपनी फसल को महाजन और साहूकार को क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसने उससे लोन ले रखा है, क्योंकि उसने जो है उससे लोन ले रखा है। तो वो अपनी फसल को इसलिए बेच देता है कि चल मेरा लोन उतर जाएगा, इस वजह से। तो भाई उसको अगर वो उससे लोन ही नहीं लेगा तो वो अपनी फसल भी नहीं बेचेगा, और वो उससे लोन कब नहीं लेगा, जब उसको दूसरी जगह पे सस्ते ब्याज पे लोन मिल जाएगा, तो वो अपनी फसल को उसको नहीं बेचेगा। तो सरकार को इस तरफ ये देखना चाहिए, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि भाई सरकार क्या कर रही है, इसको दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है सरकार। तो सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए लोन की, जिससे लोगों इनको लोन मिले। और हमने पढ़ा था कृषि शाखा के अंदर सरकार ने कमर्शियल बैंक, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, इन सब की स्थापना की है,
जो किसानों को लोन देती है। परिवहन के सस्ते व पर्याप्त साधन विकसित किए जाएं ताकि किसान अपनी फसल को उस मंडी में लेके जा सके जहाँ पे उसको अपनी कीमत अच्छी मिल सके। परिवहन का अभाव था। नियंत्रित मंडियों की अधिकतर संख्या की मंडियों की स्थापना की जानी चाहिए। मंडी में बाटों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए कि मंडी में जो बाट का मतलब तराजू, तराजू को बाट कहते हैं, वो सही उनको चेकिंग करते जानी चाहिए बार बार कि भैया, जैसे आप फिल्मों में भी देखते हो तराजू के नीचे चुंबक वगैरह लगा देते हैं, या तराजू बैलेंस नहीं होता, एक तरफ झुकाव होता है, अजीब ही तरीके के तराजू होते हैं। तो ये सब देखना चाहिए। व्यापक स्तर पर गोदामों की व्यवस्था करनी चाहिए। सहकारी कृषि विपणन समितियों की स्थापना करनी चाहिए और किसानों को एजुकेट किया जाना चाहिए कृषि के मार्केटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग। तो ये बेटा, ये सॉल्यूशन वही है जो ऊपर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो आप पढ़ो भी ना तब भी आप, अब भाई जब ये प्रॉब्लम है तो सिंपल सी बात है, किसानों को सूचना देने के लिए शिक्षित करो, मंडियों की स्थापना करो और गोदामों की व्यवस्था करो, यातायात की व्यवस्था करो, मध्यस्थों को ख़त्म करो और क्वालिटी को अच्छा कर दो। वही सुझाव हैं इसके। तो सुझाव बहुत ही ईजी हैं, आप बहुत ईजीली लिख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम समझ आ गई तो तो सोल्यूशन हम लिख ही सकते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा ये है भाई, क्या कहते हैं, सरकार क्या कर रही है इस तरफ? कृषि विपणन व्यवस्था को सुधारने के लिए किए गए प्रयास। तो सरकार इस तरफ क्या कर रही है? सरकार इस तरफ जो है, सरकार ने सबसे पहली बात तो मंडियों की स्थापना की है, क्योंकि मंडियों का, बाज़ारों का, सहकारी विपणन समितियों का अभाव है। तो सरकार ने क्या करा है, सरकार जो है सबसे पहली बात तो मंडियों की स्थापना कर रही है कि कितना भी हो सके किसानों के नियर बाय मंडियों की स्थापना हो सके, ताकि किसानों को जो है अपनी फसलों के अच्छे से अच्छे दाम जो है मिल सके। सरकार ने सहकारी विपणन समितियों की स्थापना की है। अभी मैंने आपको बताया कि सहकारी विपणन समितियां जो हैं ऐसी समितियां होती हैं कि अगर किसान इनके मेंबर बन जाते हैं तो ये सभी, जो जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं, उन सभी मेंबर्स की फसलों को ऊंचे से ऊंचे दामों पे बेचने का ये क्या करती है, ऊंचे से ऊंचे दामों पे बेचने का ये जो है प्रयास करती है। और ग्रेडिंग वगैरह की दिक्कत थी तो ग्रेडिंग सही से अच्छे तरीके से हो सके उसकी व्यवस्था करती है। गोदामों की दिक्कत थी, गोदामों की व्यवस्था करती है। तराजुओं वगैरह की दिक्कत थी तो उसके लिए जो है रूल रेगुलेशन कि किस तरीके के तराजू यूज़ करने चाहिए, किस तरीके के नहीं। तो सरकार ने, पहले तो वो बट्टे वाले चलते थे जिसमें बट्टे रखे जाते थे, 1 किलो का, 2 किलो का, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का, वो सही नहीं होते थे। फिर क्या हुआ, मैट्रिक प्रणाली आरंभ की गई। मैट्रिक प्रणाली कौन सी होती है बेटा? मैट्रिक प्रणाली, जो मीटर वाला सिस्टम आ गया अब कि रखो, अब जो डिजिटल हो गया, रखते ही वजन आ जाएगा। उसमें कौन क्या करेगा, उसमें तो कोई है ही नहीं, ना कहीं चुंबक लगे ना कुछ लगे, जितना है मीटर में नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। तो भाई वो बाट वाले सिस्टम को, बाट देखो क्या लिखा हुआ है, 1966 में पुराने बाटों को अवैधानिक घोषित कर दिया गया। इस व्यवस्था से गणना में पर्याप्त सुविधा हो गई कि भैया जो भी बट्टे से तोलेगा मोलेगा वो इलीगल है, अब ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा। अब हमने मैट्रिक वाला कर दिया है, हर व्यापारी अपने पास मीटर रखेगा, मीटर में तोल के जो है, मीटर में तोलो और फिर जो है खरीदो जो भी चल रहा है। और किसानों को बाज़ार संबंधी सूचनाएं क्रय विक्रय के लिए क्या करना, उनको नॉलेज देना, कैसे भी करके किसानों को ये पता चल सके कि भैया उनकी उपज के कहाँ किस जगह पे अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो सरकार को कैसे भी करके समय समय पे किसानों को शिक्षित करने के लिए ये सब सुविधाएं जो है करनी चाहिए। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। ये 6 काम आप पढ़ सकते हो जो ये सरकार करती है बेसिकली। मंडियों की स्थापना, सहकारी विपणन, ग्रेडिंग, गोदाम, बट्टों का वो, और यातायात के साधनों का, ये सब सरकार करती है। तो ये पूरा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है जो आता है एग्ज़ाम के अंदर। अंजलि, कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि सहकारी विपणन से आप क्या समझते हैं, और सहकारी विपणन से जो है किसानों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और सहकारी विपणन ने टाइम जैसे बीता है कैसे प्रगति की है। तो सहकारी विपणन वही है जो मैंने पीछे आपको बताया कि जब किसान अपनी फसल को
अलग अलग इंडिविजुअली ना बेचकर इकट्ठे होकर बेचते हैं। जब सब किसान मिलके एक सोसाइटी बना लेते हैं और वो सब मिलकर जब अपनी फसल को एक साथ बेचते हैं तो उसको सहकारी विपणन कहते हैं। मिलजुल के कोऑपरेट करके अपनी फसल को बेचना क्या कहलाता है? सहकारी विपणन कहलाता है। और ऐसे क्या होता है, इसे फ़ायदा क्या है? कृषि उपज के विपणन की सभी समस्याओं का समाधान सहकारिता में निहित है। कह रहा है अभी हमने पीछे जितनी भी प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, चाहे वो कोई भी दिक्कत हो, उन सब का समाधान केवल एक ही है, सहकारी विपणन। मध्यस्थों का उन्मूलन करना, विपणन की कॉस्टिंग को कम करना, उपज का उचित मूल्य प्राप्त करना, ये सारी की सारी चीज़ें, इन सारी की सारी चीज़ों का समाधान कृषि विपणन समितियों द्वारा जो है संभव है। अगर किसान अपनी फसल को सहकारी विपणन समितियों द्वारा बेचता है तो जो भी प्रॉब्लम वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अंदर फेस कर रहा है वो इन प्रॉब्लम को फेस नहीं करेगा और अपनी फसल को अच्छे से ऊंचे दामों पर जो है बेच पाएगा। तो ये होती है सहकारी विपणन। सहकारी विपणन इसको हम कहेंगे। इससे फ़ायदे क्या होंगे किसानों को अगर वो इनके माध्यम से अपनी फसल को बेचता है? तो सबसे पहली बात तो ये जो है व्यापारिक विधियों की शिक्षा देना। सबसे पहले ये किसानों को एजुकेट करने का काम करते हैं, इनको ट्रेन करने का काम करते हैं, क्योंकि वो बेचारा अशिक्षित होने के कारण इन सब चुंगलों में फंस रहा है। तो इनका सबसे पहला काम है कि भाई इनको एजुकेट करना कैसे भी करके। दूसरा इनका जो काम है वो है विपणन और प्रचार। सहकारी विपणन समितियां क्या करती हैं? विज्ञापन और प्रचार करके अपने सदस्यों के उत्पाद की बिक्री को बढ़ाती हैं और बाज़ार को व्यापक बनाने में सहायक होती है। मतलब कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है, व्यापारियों को, कि भाई ये फसल है, ऐसी है और ये प्राइस पे बिक रही है। तो एडवर्टाइजमेंट करके इनके बाज़ार को बढ़ाया जाता है। एडवर्टाइजमेंट से बेटा नॉलेज मिलती है, लोगों को पता चलता है प्रोडक्ट के बारे में, और जब पता चलता है तो ही हम बाय करते हैं। आज के टाइम पे हम मोस्टली चीज़ें कैसे बाय करते हैं? एडवर्टाइजमेंट देख के बाय करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट से सेल में इंक्रीमेंट होनी है। तो ये फ़ायदा होता है इससे। दूसरा, विपणन लागतों में ये कमी करती है। विपणन लागत का मतलब भाई बेचने के लिए फसल को उपज की ढुलाई, प्रमापीकरण, श्रेणीकरण, इन सब में पैसा लगता है। तो भैया इनकी कॉस्टिंग को कम से कम करना ताकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है मिल सके, ये काम करती हैं। मध्यस्थों की समाप्ति करते हैं। कोई भी इनके द्वारा बेचने से क्या होगा? मीडिएटर जो हैं वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा। मंडियों में जो भी कपटपूर्ण नीतियाँ चल रही हैं, कम तोल मोल, तराजू में गड़बड़ी कर देना, इन सब पे क्या होती है? इन सब से किसानों को सुरक्षा मिल जाती है। उपभोक्ताओं को लाभ होना, जब मार्केट के अंदर मीडिएटर ही नहीं होंगे, ठीक है, तो उपभोक्ता को भी प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, सही तोल मोल होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। और किसानों के आदानों का उचित मूल्यों पर क्रय करना, ये सारी के सारे फ़ायदे किसके हैं? सहकारी विपणन के हैं। अगर किसान अपनी एक कमेटी बना ले, अपनी एक सोसाइटी बना ले और सब किसान मिल के अपनी फसल को बेचें, इससे उनकी सौदा शक्ति, उनकी फसल के अच्छे दाम, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। इनकी प्रगति की अगर हम बात करें तो भाई जब से कह रहा है देश में सहकारी विपणन समितियां 1912 के बाद संगठित होनी प्रारंभ हुई और इनके सहकारी विपणन में 3 दशाओं में जो है प्रयास किए गए। आप चाहो तो ये पॉइंट, प्रगति की अगर बात करें तो आप यहाँ पे ये डेटा लिख सकते हो, ठीक है, ये डेटा यहाँ पे आप लिख सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये पॉइंट ना लिखे ना, पॉइंट मत लिखना, पॉइंट को हटा देना। कि 1950 में जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद पहले सहकारी विपणन समितियाँ कितने करोड़ों रुपए का माल बिकवाती थी? इतना। फिर अगले टाइम पीरियड में इतना, फिर अगले टाइम पीरियड में इतना, और जैसे 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 टाइम बीतता गया अब जाके कितने 9,500 करोड़ रुपए की फसलें या राशि का माल सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से बेचा जाता है। तो ये क्या है? ये इनका प्रोग्रेस है। ये क्या है? ये इनका प्रोग्रेस है कि भाई हाँ ये काम कर रही हैं और किसान
इनके द्वारा अपनी फसल को बेचना ज़्यादा अच्छा समझता है। तो ये डेटा आप लिखना चाहते हो तो ये डेटा लिख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दे देगा क्वेश्चन के अंदर। और अगर डेटा याद ना हो तो फिर जैसा जुगाड़ मैं बताता हूँ कि 1-2 इसके याद कर लो, ठीक है, और 1-2 इसके याद कर लो। तो इतना, क्योंकि डेटा अगर टेबल याद ना हो, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दोगे अपनी मर्ज़ी से कि उसको क्या पता चल रहा है, ऐसा नहीं करना। 2 इसके और 2 इसके नीचे से याद कर लो कि 1950 में 47 करोड़, 1960 में इतना करोड़ और 1992 में 9500 करोड़ रुपए तक की बिक्री सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से की जाती है, जो इसकी प्रगति को दर्शाती है। इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। तो सहकारी विपणन समितियाँ क्या होती हैं, इससे किसानों को क्या क्या फ़ायदे हैं, और टाइम टू टाइम जैसे बीता है इन्होंने क्या प्रगति की है, उसके लिए टेबल आप यहाँ पे बनाओगे। लेकिन ये बेचारे कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, सहकारी विपणन कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको दूर करने के लिए सुझाव देने हैं। तो पहले तो प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं ये, तो उनको दूर करने के सुझाव, प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम होगी उसको दूर कर लेंगे। पहले लिखा है किसान वर्ग की उदासीनता। भारतीय किसानों में अशिक्षा होने के कारण उन्हें सहकारी कृषि विपणन के महत्व का ज्ञान नहीं होता। वे अपनी फसल को सहकारी समितियों द्वारा तब बेचते हैं जब उन्हें बाज़ार में सरकारी मूल्य से कम मूल्य मिलता है। कह रहा है क्योंकि वो बेचारा अनएजुकेटेड है, तो उसको पता ही नहीं है कि इसके माध्यम से अगर मैं फसल को बेचूंगा तो मुझे क्या क्या फ़ायदे होंगे। वो जब थक हार के जब सब कुछ आ जाता है ना, जब उसको फसल के अच्छे दाम नहीं मिलते, जब सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो तय कर रखा है, जब बाज़ार के अंदर उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम प्राइस मिलते हैं, तब इनके पास आता है कि चलो बिकवा दो मेरी फसल को। तो ये गलत है। सबसे पहली प्रॉब्लम सहकारी विपणन की कि भाई किसान जो है इनकी इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ रहा है अभी कि क्या है। भंडार गृहों का अभाव। भंडार गृह तथा गोदामों के अभाव होने से समितियों को कृषि वस्तुओं को खरीदने के तुरंत बाद जो है वो बेचना पड़ता है, जिससे किसानों को अपनी वस्तुओं का उचित मूल्य और लाभ नहीं मिल पाता। इनके पास स्टोरेज नहीं होता, सबसे बड़ी दिक्कत। अगर इन्होंने किसी भी किसान की फसल को बिकवाना है तो अभी खरीदी तो तुरंत बेचनी पड़ेगी, उस टाइम तक का वेट नहीं कर सकते कि इनकी फसल को जो है कब अच्छे दाम मिलेंगे। तो ये जो है अगली प्रॉब्लम है। पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था का ना होना। विपणन संबंधी क्रियाओं के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। हर काम के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसों के तो कुछ होगा नहीं। एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने के लिए या कुछ भी चीज़ करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन इन समितियों के पास पैसा नहीं होता और किसानों की अंश पूंजी कम होती है। किसानों के पास भी नहीं होता, इनके पास भी नहीं होता, दोनों ही कंगले हैं। अगला जो है कर्मचारियों में शिक्षा व प्रशिक्षण का अभाव। जो सहकारी समितियों के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं वो अकुशल होते हैं, उनको जो है एजुकेट करने की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। विपणन लागत का अधिक होना। ये जो काम करते हैं, ये जो भी काम करते हैं उसके अंदर जो भी कॉस्टिंग आती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आती है। क्यों? समितियों के सदस्य व कर्मचारियों के पास अपने साधन उपलब्ध ना होने से ढुलाई व्यय अधिक व्यय बढ़ जाता है, जिससे समितियों के विक्रय लागत बढ़ जाती है। क्या क्या विपणन कार्य क्या क्या होते हैं, अभी हमने यहाँ पे पढ़े थे विपणन कार्य क्या क्या होते हैं। यहाँ पे आया था ढुलाई, प्रमापीकरण, श्रेणियन ये सब विक्रय कार्य होते हैं। तो इनके पास अपना कुछ होता नहीं है, जिसकी वजह से बाहर से काम करवाना पड़ता है ये चीज़, जिससे कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा आती है। संपर्क का अभाव। छोटी विपणन समितियों का बड़े बड़े उद्योग केंद्रों के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो ये छोटी हैं तो बड़े बड़े कॉन्टैक्ट इनके नहीं होते। सदस्यों की विश्वसनीयता। अनेक सदस्य अपनी फसल व वस्तुएं समितियों को नहीं बेचते तथा चुपचाप आड़ितियों के माध्यम से बेच देते हैं। मतलब कि इसके मेंबर होते हुए भी ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर कि भाई ये इनकी फसल के अच्छे दाम जो है इनको दिलवा पाएंगी, जिसकी वजह से इनके मेंबर होते हुए भी अपनी फसल को किसी दूसरे को बेच देते हैं। तो भाई इसके सुझाव क्या हैं फिर? भाई सिंपल सी बात है, जो ये प्रॉब्लम है उसको ही सुझाव देना पड़ेगा। भाई कह रहा है किसान जो है, इस किसान को इनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता, तो भाई किसान को उसकी इम्पोर्टेंस बताओ। इनके पास भंडार नहीं है, अभी तो इनको स्टोरेज अवेलेबल कराओ। पैसा नहीं है, पैसा अवेलेबल कराओ। इनके कर्मचारियों को ट्रेन करो, विपणन लागतों को कम करो, इनके कॉन्टैक्ट बनवाओ। यही सब सुझाव तो होंगे, और क्या होगा। ये इनने यहाँ पे लिख रखे हैं। सहकारी समिति को केवल एक ही वस्तु के विक्रय में विशेषता रखनी चाहिए।
सदस्यों की विश्वसनीयता प्राप्त करने हेतु उचित साधन अपनाए जाने चाहिए। जैसे सबसे पहला नया टॉपिक बोला था कि भाई इसके जो मेंबर होते हैं उनको ट्रस्ट नहीं है, तो भाई सबसे पहले तो ट्रस्ट दिलवाओ। फसल को अधिक मूल्य पर बेचने के लिए विपणन कृषि के प्रभावीकरण व श्रेणीयन को प्रधानता दी जानी चाहिए। हमने ऊपर पढ़ा कि ये ग्रेडिंग वगैरह प्रमापीकरण वगैरह सही तरीके से नहीं करते, तो उसको सही करो ताकि अच्छे मूल्य मिल सके। विपणन लागतों को कम करो। ऊपर हम बोल रहे हैं विपणन लागत जो है वो बहुत ही ज़्यादा आती है ढुलाई वगैरह करने की, तो उसको सही करो। समितियों को जो भी लाभ प्राप्त होते हैं उसे कर्मचारियों को बोनस प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वो कर्मचारी जो समितियों में काम कर रहे हैं वो मोटिवेट हो सके और घपला ना करें कुछ भी। सहकारी उपभोक्ता व समितियों से प्रत्यक्ष संबंध होने चाहिए जिसमें दोनों को लाभ मिले। भंडारों की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ऊपर प्रॉब्लम्स हैं किसानों को शिक्षित करने के लिए, किसानों को नॉलेज देने के लिए हम कह रहे हैं किसानों को सहकारी विपणन की नॉलेज ही नहीं है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो भैया रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से किसानों को इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाए कि आखिर आपको क्यों सहकारी विपणन के माध्यम से अपनी फसलों को बेचना चाहिए। और सहकारी विपणन के अंदर जो कर्मचारी हैं उनको शिक्षित करने का काम किया जाना चाहिए। तो सॉल्यूशन तो बेटा बहुत ही इजीली लिख सकते हो किसी भी चीज़ का। सॉल्यूशन के लिए आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। भाई 7 पॉइंट आपने प्रॉब्लम में पढ़ दिए, 7 पॉइंट आपने प्रॉब्लम में पढ़ दिए, तो सिंपल सी बात है सुझाव में आप क्या लिखोगे, उन्हीं 7 पॉइंटों को ही तो लिखोगे कि भाई ट्रस्ट नहीं है तो ट्रस्ट दिलाने के लिए काम करो। बड़ी बड़ी उपकेंद्रों से इनका कांटेक्ट बनाओ, विपणन लागतों को कम करो, इनके कर्मचारियों को ट्रेन करो, पैसों की व्यवस्था करो, भंडारों की व्यवस्था करो, किसानों को इनकी इम्पोर्टेंस समझाओ। वही सारे पॉइंट वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सहकारी विपणन समितियाँ क्या होती हैं, इससे किसानों को क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं और उसको दूर करने के सुझाव। मेरी तरफ से तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, बट फिर भी मैंने पढ़ा दिया, किस्मत ख़राब होगी तो आ ही जाएगा। बट आपको जो पढ़ना है बेसिकली यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है और इसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या सुझाव हैं और इससे क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये आपको जो है पढ़ना है। ठीक है जी, कल हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्राइसिंग क्या होती है।